हेलो लिसनर्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही पुरानी और दिल को झकझोर देने वाली कहानी। जी हाँ, ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गोदान की। आपके पास में शायद इतना पढ़ने का समय ना हो, लेकिन आज इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर क्यों ये कहानी इतनी फेमस है और आखिर क्यों इस कहानी से आपको क्या क्या सीखें मिल सकती हैं। आज इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गोदान के बारे में बता दूं कि गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक महानतम उपन्यास है। इन्होंने इसको 1936 ईस्वी में लिखा था। यह उपन्यास उस समय के गरीब किसानों की दशा को दिखाता है तथा उस समय के समाज की संरचना को भी परिलक्षित करता है। हिंदू धर्म के अनुसार हर हिंदू को जीवन में एक बार गोदान मतलब गाय का दान करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात जब आत्मा बैकुंठ लोक जाने लगती है तो रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है। उस समय ध्यान दी हुई गाय अपनी पूंछ को उस व्यक्ति की आत्मा के हाथ में देती है और उसे उड़ाकर बैकुंठ धाम ले जाती है। परंतु जो लोग गोदान नहीं करते हैं, कहा जाता है कि वे उस नदी को पार नहीं कर पाते और फिर यमदूत उन्हें घसीटता हुआ नरक की ओर ले जाता है। गोदान उपन्यास इस कॉन्सेप्ट को भी चित्रित करता है। आइए अब इस उपन्यास के सार को समझते हैं। होरी एक गरीब किसान था। वह अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी धनिया और 2 बेटे रूपा तथा सोना के और 1 बेटे गोबर के साथ रहता था। वह खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हालांकि होरी का जीवन अनेक संघर्षों से भरा था, लेकिन फिर भी वह एक आदर्शों पे चलने वाला इंसान था तथा ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता था जो समाज के खिलाफ हो। उसके साथ ही उसके 2 छोटे भाई भी थे। उसके मझले भाई का नाम हीरा था, जो इस कहानी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके मझले भाई का नाम हीरा था। वह अपनी पत्नी पुनिया के साथ रहता था। वह एक झगड़ालू औरत थी और अक्सर हीरा को होरी के खिलाफ भड़काती रहती थी। वह अक्सर धनिया से भी लड़ती रहती थी। सबसे छोटे भाई का नाम शोभा था। वह अपने दोनों भाइयों का सम्मान करता था, मतलब हीरा और होरी। पारिवारिक नोकझोंक के बावजूद बड़ा भाई होने के नाते होरी को लगता था कि वह अपने छोटे भाइयों की खैरियत की जिम्मेदारी संभालेगा और वह हमेशा उनकी मदद भी करता था। बहुत समय से होरी की इच्छा थी कि वह अपने पास एक गाय लाए ताकि परिवार के सदस्यों को दूध, दही आदि मिलता रहे और आखिरी वक्त में उस गाय को दान में भी दे सके। यह सोचकर वह भोला नाम के व्यक्ति से 80 रुपए की एक गाय उधार लेकर के आता है। वह कहता है धीरे धीरे किस्तों में उधार चुका देगा। भोला शर्त मान लेता है कि और कहता है कि अगर उसने ये कर्ज नहीं चुकाया तो वह उसके बैलों की जोड़ी को लेकर के चला जाएगा। लेकिन होरी को गाय लाता देख हीरा को बहुत ईर्ष्या होने लगी। उसे हमेशा के लिए लगता था कि बंटवारे के समय होरी ने बहुत से पैसे छुपा लिए हैं और जब वह गाय को देखता था तो उसे लगता था होरी ने उन्हीं पैसों से वह गाय खरीदी। उसे पता नहीं था वास्तव में होरी ने वो गाय उनके लिए उधार में खरीदी है। एक दिन हीरा गाय को जहर दे देता है, लेकिन जब गाय मर जाती है तो हीरा घबरा जाता है। उसे पुलिस का डर भी लगता है, इसलिए वह गांव छोड़कर शहर भाग जाता है। होरी जब देखता है कि हीरा ने गाय को मार डाला है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वह सोचता है कि बड़ा भाई होने के नाते उसे हीरा को बचाना होगा। इसलिए वह गांव के लालची साहूकार पंडित दाता दीन के पास पहुंच जाता है और कुछ पैसे उधार लेकर के आता है। जब पुलिस गाय की मृत्यु की पूछताछ करने के लिए घर आती है तो होरी उन्हें वह पैसे रिश्वत के तौर पर दे देता है और हीरा के खिलाफ जांच बंद करवा देता है। उधर गोबर का प्रेम प्रसंग भोला की विधवा बेटी झुनिया के साथ चल रहा था। इसी दौरान वह प्रेग्नेंट हो जाती है। वह यह बात बताने गोबर के घर जाती है, लेकिन जब गोबर को पता चलता है वह गर्भवती हो गई है तो वह समाज के डर से गांव छोड़कर लखनऊ भाग जाता है और वहां चीनी की फैक्ट्री में काम करने लगता है। लेकिन होरी और धनिया को झुनिया पर दया आ जाती है। वे उसे अपनी बहू की तरह स्वीकार कर लेते हैं और अपने घर में शरण देते हैं। कुछ समय के पश्चात झुनिया एक बेटे को जन्म देती है। जब भोला को पता चलता है कि होरी ने उसकी विधवा बेटी झुनिया को अपने घर पर रख लिया है तो वह उसके घर पर जाता है और उसे काफी बुरा भला कहता है। वह कहता है कि गाय का मूल्य 80 रुपए अभी उसे दे,
लेकिन होरी के पास पैसे नहीं थे। यह सुनकर भोला कहता है कि अगर पैसे नहीं दे सकता तो झुनिया को घर से निकाल दे। वास्तव में वह अपनी बेटी से भी नाराज था। उसके मुताबिक उसने उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाई थी। वह अपनी बेटी को सजा देना चाहता था, परंतु होरी इसके लिए तैयार नहीं था और झुनिया का पक्ष लेता है। इससे क्रोधित होकर भोला जबरदस्ती होरी के बैलों की जोड़ी अपने साथ लेकर के जाता है, क्योंकि शर्त के अनुसार गाय के पैसे वापस न देने पर उनको बैलों की जोड़ी वापस करनी थी। इसके बाद होरी की खुद ही खेत में हल खींचना पड़ता था जिससे उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। एक दिन दाता दीन को पता चलता है कि होरी ने झुनिया को अपने घर में रख लिया है। यह सुनकर वह बहुत क्रोधित होता है और होरी से कहता है, तुम समाज के खिलाफ कार्य कर रहे हो। अपने से छोटी जाति वाली लड़की को अपने घर में बहू बना करके रखे हो। इसके बाद वह होरी पर पंचायत बिठा देता है। पंचायत होरी से कहती है उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो समाज उसे बायकॉट कर दे या कुछ जुर्माना पंचायत को भरे। लेकिन होरी समाज के बेदखल नहीं होना चाहता था, इसलिए वह फिर से दाता दीन के पास जाकर पैसे उधार लेता है और पंचायत द्वारा लगाया गया जुर्माना भी भरता है। इससे वह बायकॉट से तो बच जाता है, लेकिन अब उस कर्ज में बहुत बोझ चढ़ चुका था। उधार दाता दीन का बेटा माता दीन एक सड़क मजदूर की बेटी सलिया से प्यार करता था, लेकिन वह भी निम्न जाति की थी तथा माता दीन के घर भी नहीं जा सकती थी। सलिया के परिवार वालों को लगता था माता दीन उससे शादी कर लेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा था। वह अपने पिता से बहुत डरता था। इसी बीच सलिया को भी गर्भ ठहर जाता है। इसका पता लगते ही परिवार के लोग माता दीन को मारने लगते हैं और उसके मुंह में हड्डी डालकर उसे धर्म भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि माता दीन ब्राह्मण था और उसके लिए मांस वर्जित था। लेकिन तभी सलिया बीच बचाव करने उसे बचा लेती है। इसके बाद घर वाले सलिया को भी निकाल देते हैं, मगर होरी उसे भी अपने घर में शरण देता है। वक्त के साथ उसे भी एक बेटा पैदा होता है। उधर जब दादा दीन को सारी घटना की जानकारी मिलती है तो वह अपने बेटे को बहुत डांटता है। फिर वह काशी के बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर माता दीन के फिर से शुद्धिकरण करवाता है और इसमें बहुत पैसा खर्च करता है। एक दिन गोबर लखनऊ से घर आता है। वह काफी सज धज कर आया हुआ था, इसलिए बहुत से लोग उसे पहचान भी नहीं पाते। लेकिन उसके बाद बहुत से युवा उसके साथ शहर जाने को तैयार हो जाते हैं। जब गोबर को पता चलता है कि दाता दीन ने होरी के साथ क्या क्या किया था, किस तरह वह होरी के सूद वसूल रहा था, तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। वह पिता से कहता है कि दाता दीन को कोर्ट पे केस करो, लेकिन होरी उसे समझा बुझाकर शांत कर देता है, क्योंकि उसे देश की न्यायपालिका की जनता थी कि किस तरह का एक केस में आदमी की जिंदगी बीत जाती है और फिर भी न्याय की गारंटी नहीं होती है। साथ ही वकीलों को देने के लिए होरी के पास कोई पैसे नहीं थे। कुछ समय तक गांव में रहकर गोबर अपनी पत्नी और बेटे के साथ फिर से लखनऊ चला जाता है। उधर माता दीन एक दिन मलेरिया हो जाता है। उसी दौरान उसे एहसास होता है कि सलिया से कितना प्यार करता था। एक दिन वह अपना जनेऊ उतार देता है और सलिया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। समय बीतता रहता है और होरी का कर्ज बढ़ता ही रहता है। वह रात दिन मेहनत करता था, लेकिन फिर भी अपना कर्ज नहीं उतार पाता था। उसके पास बैल भी नहीं थे, इस वजह उसका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। आखिर एक दिन वह बीमार पड़ जाता है। उसे लगता है कि उसकी मृत्यु करीब है। यह सोचकर एक दिन वह अपनी पत्नी को बुलाता है। 1 रुपया देकर कहता है कि पंडित को बुलाकर उसके हाथ से गोदान करवा दो। उसकी पत्नी पंडित को बुलाती है और होरी से गोदान करवा देती है। इससे होरी को बहुत संतुष्टि मिलती है। कम से कम उसकी एक इच्छा तो पूरी हो गई। तभी हीरा भी शहर से वापस आता है और होरी से अपने अपराधों के लिए माफी मांगता है। होरी उसे माफ कर देता है। कुछ समय के पश्चात होरी की मृत्यु हो जाती है और उसे सभी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको गोदान उपन्यास का ये सार पसंद आया होगा, और अगर आपको सच में ये सार पसंद आया है तो कृपया और सार सुनने के लिए कमेंट जरूर करें। बताएं कि आपको ये कैसा लगा, ताकि ऐसी स्टोरी मैं आपके लिए और लाता रहूं। धन्यवाद।